Good afternoon, all of you. Good afternoon. चलिए सब लोग जल्दी जल्दी क्लासरूम में आ जाइए। हम लोग आज का टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ बिल्कुल अभिषेक, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी आ जाइए ताकि टॉपिक किसी का शुरुआती नहीं छूटे, सारे टॉपिक्स पे इजी वे में हम लोग डिस्कस कर पाए। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, कुछ रिलेटिव स्टडीज़ पर डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, या गांधी और अंबेडकर, या फिर हम लोग जवाहरलाल नेहरू के बारे में चर्चा करेंगे। और एक क्वेश्चन और हमने डिस्कस करने की बात कही थी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई का इंपॉर्टेंस पर चर्चा करेंगे। गुड आफ्टरनून। सारे को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? कोई प्रॉब्लम किसी को? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बिल्कुल। तो आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में। क्योंकि आपको पता होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन में यानी नेशनल मूवमेंट में गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों के बीच में कुछ मतभेद हुआ था। कुछ आपस में जो है कह सकते हैं कि कुछ मुद्दों पर आम राय नहीं बन पाई थी। कुछ मुद्दों पर विशेषकर आपको पता होगा त्रिपुरी में यानी 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में कुछ संकट उत्पन्न हो गया था। तो इस संकट के कारण जो है आपको पता होगा त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन के बाद जो है जब चूंकि उनको अध्यक्ष बना दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को, उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था। तो ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग प्रीलिम्स में पढ़ चुके हैं, बेसिक बुक्स में भी जानकारी रख चुके हैं। तो आज हम लोग इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि गांधी और सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों के आइडियोलॉजी में, इन दोनों के थॉट्स में जो है, अप्रोचेस में जो है क्या डिफरेंसेस था और क्या दिखता है दोनों में। तो इसी पर डिस्कशन होगा आपका। चलिए गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गांधी और सुभाष चंद्र को रिलेट करते हैं, रिलेटिव स्टडी करते हैं। तो गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों को रिलेटिव स्टडी करेंगे। और इसको आप लोग लिखने के बाद हमारे पास जमा भी कर सकते हैं। ऑफिस दिन भर खुला रहता है, अगर चाहेंगे तो आप कॉपी पर लिखकर या पेज पर लिखकर ऑफिस में भी जमा कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के द्वारा भी जमा करके कॉपी चेक करवा सकते हैं। क्योंकि मेंस में बिना आंसर राइटिंग के कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आंसर राइटिंग को भी निरंतर आप जारी रखेंगे। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दोनों टॉपिक को रिलेट कैसे करते हैं इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप गौर कीजिएगा, गांधी और सुभाष चंद्र बोस, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए इंट्रोडक्शन में हम दे रहे हैं। गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों महान व्यक्तित्व थे, दोनों की अपनी एक पर्सनालिटी थी और दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट थे नेशनल मूवमेंट के लिए। तो स्वतंत्रता संघर्ष के दो प्रमुख व्यक्तित्व, पहला पॉइंट में क्या लिखाएगा, स्वतंत्रता संघर्ष के दो प्रमुख व्यक्तित्व मींस दो प्रमुख जो है पर्सनालिटी थे, चाहे वो गांधी के बारे में बोला जाए या सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोला जाए, दोनों प्रमुख पर्सनालिटी के तौर पर जाने जाते हैं। जो पहला बिंदु है, आप गौर कीजिएगा, अगर हम गांधी के बारे में बात किया जाए तो 1915 में वो स्वदेश वापसी हुई थी उनकी, यानी गांधी सेकंड पॉइंट में 1915 में स्वदेश आए थे, यानी भारत आगमन हुआ था, स्वदेश वापसी हुई थी इनकी, यानी दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से वो इंडिया पहुंचे थे, साउथ अफ्रीका टू इंडिया पहुंचे थे। आप लोग को पता ही होगा, है ना, राजपुताना जहाज से इस तरह से वो भारत आगमन हुआ था। उसके बाद उन्होंने जो है नेशनल मूवमेंट में योगदान दिया, राष्ट्रीय आंदोलन, और खास करके आप गौर कीजिएगा राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक प्रमुख चेहरा बन गए। तो इस बात को भी कोट करेंगे, स्वदेश वापसी के उपरांत के बाद
आफ्टर जो है वो इंडिया आने के बाद, माइग्रेट होने के बाद, यानी यहां आने के बाद वो क्या हो गए। तो दो चीज याद रखेंगे, यहां पर हमने पॉइंट वाइज किया। पहला पॉइंट कहा कि वो नेशनल मूवमेंट, और दूसरा हमने कहा आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों का प्रमुख चेहरा बन गए। प्रमुख चेहरा मींस देखते ही देखते वो एक ग्रेट पर्सनालिटी जो है, एक प्रमुख व्यक्तित्व और एक चेहरे के तौर पर गांधी जो है, चाहे वो कांग्रेस के चेहरे के तौर पर देखा जाए या फिर गांधी को हम लोग नेशनल मूवमेंट के एक चेहरा, भारत के चेहरे के तौर पर देखा जा सकता है। तो ये यहां पर देखने को मिलता है 1915 के भारत आने के बाद। अब गौर कीजिएगा, मगर सुभाष चंद्र बोस जो है, आपको जैसा कि पता होगा 1921 में आए। तो अगर हम तीसरा पॉइंट पर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस, एसबी लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस 1921 में, आपको पता होना चाहिए, इंग्लैंड से भारत आए। भारत आगमन हुआ और आने के बाद उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु यानी कि C.R. दास के कहने पर भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। तो इंग्लैंड से भारत आने के उपरांत, आने के बाद वो क्या हो गए, उनके राजनीतिक गुरु यानी पॉलिटिकल जो उनके गुरु थे C.R. दास के कहने पर कहां किए, तो हम चूंकि शॉर्टकट में लिख रहे हैं तो भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। प्रवेश मीन्स एंट्री कर दिया, यानी इंडियन पॉलिटिक्स में वो एंट्री हो गए। अब भारतीय राजनीति में जब प्रवेश किए तो उसके बाद आपको शायद पता ही होगा कि उसके बाद से असहयोग आंदोलन इस समय चल रहा था। तो इसी समय से जो है कई बार जेल की यात्रा भी किए, और आपको पता होगा 1927-28 के बाद से वो थोड़े से उभर कर सामने आए। मींस कहने का मतलब है, इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो आप गौर कीजिएगा, ये अभी भारतीय राजनीति में एक इमर्जिंग लीडर थे, उभरता हुआ लीडर थे। तो मींस भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और भारतीय राजनीति का उभरता हुआ चेहरा बन गए। मींस एक स्टेबलाइज हो गए गांधी, मगर अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोला जाए तो एक उभरता हुआ चेहरा के तौर पर इनको आप देख सकते हैं। तो ये दोनों का रिलेट जब हम लोग कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सबको मिला के हम एक इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। अब गौर कीजिएगा, मगर दोनों में कॉमन एक पॉइंट होगा कि दोनों ही औपनिवेशिक शोषण, जो कॉलोनियल जो सिस्टम का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उससे बचाने के लिए या भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष किया। तो ये दोनों पॉइंट का कॉमन पॉइंट, यानी चौथा पॉइंट अगर इन दोनों से निकाल के हम लोग कर दिया जाए तो फोर्थ पॉइंट यहां पर हम लिख रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में आप ध्यान रखिएगा क्या होगा कि दोनों ही ने क्या कर दिया, तो दोनों ही औपनिवेशिक शोषण से क्या करने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए स्वतंत्रता को महत्व दिया। यानी दोनों ही औपनिवेशिक शोषण से, औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए क्या किया, तो दोनों ही औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए क्या किया, तो स्वतंत्रता या कह सकते हैं आजीवन जो है इन्होंने संघर्ष किया। आजीवन, पूरे जीवन काल संघर्ष किया। शायद आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस भी जो है अपने जीवन के अंतिम तक, चूंकि उनका जब विमान जो है लापता हो गया और उसके बाद से कोई उनकी जानकारी नहीं मिलती है, तब तक उन्होंने संघर्ष किया। और महात्मा गांधी के बारे में तो आपको पता ही है कि वो आजीवन जो है इन्होंने संघर्ष किया। तो दोनों ने आजीवन संघर्ष किया, दोनों में ये कॉमन पॉइंट देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब है, परंतु दोनों का जो थॉट है, जो विचारधारा है और जो कार्य
करने का राजनीति में तरीका या उनका कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है, वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो दोनों में कॉमन बातें तो ठीक है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से छुटकारा दिलाने के लिए उन लोगों ने संघर्ष किया, परंतु दोनों में अगर कॉमन बिंदु की बात किया जाए तो दोनों ने संघर्ष अपने आजीवन काल किया, पूरे जीवन काल तक किया। मगर आप गौर कीजिएगा, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इनकी जो विचारधारा थी बिल्कुल डिफरेंट थी। तो ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट में इसको हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों ही लोगों की लक्ष्य प्राप्ति हेतु या उसके लिए जो तरीका था उनका, यानी उनका दो चीज यहां पर डिफरेंस था, एक विचारधारा और एक रणनीति, दोनों अलग अलग था। तो विचारधारा एवं रणनीति, रणनीति मीन्स स्ट्रेटेजी होता है, तो रणनीति अलग अलग थी। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। इन पांचों पॉइंट को मिलाकर आप लोग इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। पूरा बोर्ड आप देख सकते हैं, पूरा क्लियर है बोर्ड, सारे चीजों को आप देख सकते हैं कि गांधी सुभाष चंद्र बोस के बीच में अगर रिलेटिव स्टडी करेंगे तो ये रिलेटिव स्टडी में आपको क्या क्या लिखना है। इन पांच बिंदुओं को मिलाकर हम लोग चाहे उनकी समानता की बिंदुओं को देखें, चाहे उनकी असमानता, दोनों में डिफरेंसेस को देखना हो, दोनों ही देख सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं फर्स्ट पार्ट में कि दोनों की रणनीतियां क्या क्या अलग थी और क्या क्या दोनों के समानताएं थी, क्या क्या उस पर देखने का यानी विचार हम लोग को देखना होगा। तो इसको आप लोग चाहे तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल, नहीं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसका फर्स्ट एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। तो हम लोग अब दोनों के डिफरेंसेस को देखने का प्रयास करते हैं। चूंकि हमने पैराग्राफ में पॉइंट्स में हम लोग सेलेक्ट किया कि दोनों ही की विचारधारा और दोनों का जो थॉट है, जो विचारधारा और रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, वो थोड़ी सी डिफरेंस है। सबसे पहला पार्ट, सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे, थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट थे, उग्रवादी उग्रता थी उनमें, थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट थी, एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर थे, यानी वो एक्सट्रीम जो है नेशनलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, उनकी कार्यप्रणाली में उनका जो स्ट्रैटेजी और टेक्निक्स था उसको वो फॉलो अप करते हैं। जबकि गांधी बिल्कुल लिबरल है, लिबरल नेशनलिस्ट हैं, नरमपंथी राष्ट्रवादी हैं, जैसा कि पूर्व के काल में गोखले और अन्य लोग थे। तो पहला पॉइंट में क्या डिफरेंस हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट को हम लोग डील करेंगे जब, तो इसके बाद ये फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट पार्ट हम लोग लिखने का कोशिश कर रहे हैं। जब फर्स्ट पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो इसमें ध्यान रखेंगे जब फर्स्ट पार्ट की बात हम लोग कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस एक उग्र यानी एक्सट्रीम राष्ट्रवादी थे। क्लियर है? उग्र राष्ट्रवादी। अब उग्र राष्ट्रवादी यानी एक्सट्रीम कह रहे हैं हम लोग, जो तिलक और अरविंदो घोष की कार्यप्रणाली पर यकीन करते थे। जो तिलक एवं अरविंदो घोष की कार्यप्रणाली पर विश्वास करते थे। अब इसी चीज में चूंकि हमने एक पॉइंट को कवर किया, तो अब गांधी के बारे में अगर बात करें तो बस इसी संदर्भ में इसी को अगला लाइन में हम लोग लिख लेंगे। वो नरमपंथी राष्ट्रवादी, यानी वो जो है, आप गौर कीजिएगा, नरमपंथी राष्ट्रवादी के तौर पर जाने जाते हैं, यानी गांधी नरमपंथी राष्ट्रवादियों की विचारधारा को महत्व देते थे। नरमपंथी राष्ट्रवादी, विशेषकर इनके लिए हम लोग कह देंगे गोखले, चूंकि इनके राजनीतिक गुरु थे गांधी के।
की कार्य प्रणाली एवं विचारधारा पर विश्वास करते थे। तो यहां पर गौर कीजिएगा, इनके विचारधारा और कार्य प्रणाली के बारे में अगर बोला जाए तो यहां पर ज्यादा सटीक होगा, विचारधारा पर विश्वास करते थे। अब ये हो गया फर्स्ट एस्पेक्ट लिखने का। जब भी हम लोग अगला लाइन पैराग्राफ में लिखेंगे, जब दोनों को रिलेटिव स्टडी करेंगे तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है। अब गौर कीजिएगा, गांधी के आंदोलन का एक इंपॉर्टेंस था, शायद याद होगा आप लोग को, संघर्ष विराम संघर्ष। मींस यहां पर संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति गांधी अपनाते थे। तो गांधी लिखा और गांधी के बाद लिखा संघर्ष विराम। विराम कहने का मतलब है कि वहां पर ब्रेक ले लेते थे और फिर संघर्ष, यानी गांधी आंदोलन करते थे, आंदोलन के बाद फिर ब्रेक, फिर आंदोलन। तो ये गांधी का रणनीति हुआ करता था। मगर आप गौर कीजिएगा, यानी इसी संदर्भ में आप गौर कीजिएगा, इसी में एक चीज और वर्ड यूज कर लें, संघर्ष के साथ बीच में विराम से पहले अगर देखा जाए, संघर्ष समझौता संघर्ष भी करते थे गांधी। क्लियर है? तो ये दोनों एंगल से अगर देखा जाए तो हमको लिखना होगा जब मेंस में, तो यहां पर संघर्ष समझौता संघर्ष, यानी गांधी क्या करते थे, पहले संघर्ष करते थे, यानी एक तरह से स्ट्रगल करते थे, स्ट्रगल करके फिर उसके बाद दोनों के बीच में समझौता हो जाता था। अब समझौता होता था, फिर वो अगर पूर्ति नहीं होती थी तो फिर वो एक तरह से आंदोलन करते थे, मूवमेंट करते थे। तो ये रणनीति के थे। मगर बोस जो है गांधी के संघर्ष समझौता संघर्ष की रणनीति के विरोधी थे। कौन? तो यहां पर जोड़ दीजिए बस, सुभाष चंद्र बोस गांधी के संघर्ष समझौता संघर्ष की रणनीति के विरोधी थे। दूसरा पॉइंट इसी में बन गया हम लोगों का, यानी गांधी का जो ये संघर्ष समझौता संघर्ष की पॉलिसी था उसका विरोधी कौन है भाई? तो यहां पर देखने को मिलता है सुभाष चंद्र बोस। यानी गांधी जी का मानना था कि कोई आंदोलन लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है, यानी कोई भी आंदोलन को, मूवमेंट को बड़े लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि आंदोलन की जो है एनर्जी जो है, वो ऊर्जा जो है वो समाप्त होने लगती है। जबकि बोस का मानना था कि संघर्ष निरंतर जारी रखना चाहिए, संघर्ष तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि अंतिम लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो इसका सपोर्ट लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि गांधी का मानना क्या था और सुभाष चंद्र बोस का मानना क्या था। तो इसका संदर्भ आप ध्यान रखिएगा, गांधी का मानना था, यहां पर आप स्टेटमेंट में दे सकते हैं कि गांधी का मानना था कि संघर्ष लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। क्योंकि क्या होता है कि निरंतर संघर्ष करने में, क्योंकि आंदोलन की ऊर्जा समाप्त होने लगती है, तो निरंतर यानी रेगुलर संघर्ष करने से आंदोलन मींस मूवमेंट की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो क्या हो जाती है, समाप्त होने लगती है। ये देखने को मिलता है, यानी ऊर्जा जो है, जो एनर्जी है, वो समाप्त होने लगती है। ये गांधी का मानना है, यानी संघर्ष तब तक जारी रखने के पक्षधर है। यानी कहने का मतलब है कि जब लगता है कि आंदोलन जो है अपने लिमिटेशन से, यानी कुछ कमी पर जा रही है, कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आंदोलन को वापस, ताकि ऊर्जा बरकरार रखें और आगे चल के फिर आंदोलन, बड़े आंदोलन को खड़ा किया जा सकता है। वही दूसरी ओर आ जाइए, हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा, तो वो आप गौर कीजिएगा, निरंतर संघर्ष के, रेगुलर के पक्षधर थे। निरंतर संघर्ष यानी स्ट्रगल के सपोर्टर थे, पक्षधर थे। और तब तक संघर्ष की बात करते हैं जब तक अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक संघर्ष के पक्षधर थे जब तक कि
अंतिम लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यह हुआ दूसरा एस्पेक्ट्स। यानी आपको यहां पर यह कहने का मतलब है कि गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों तो लक्ष्य की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, मगर दोनों का अपना अपना एक रणनीति है। अब गौर कीजिएगा, इसीलिए जब गांधी ने असहयोग आंदोलन, एक फैक्ट लाइन भी यहां पर लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब गांधी ने असहयोग आंदोलन मीन एनसीएम को स्थगित कर दिया था तो सुभाष चंद्र बोस ने उसे आलोचना किया था, क्रिटिसाइज किया था। यानी एक पॉइंट आपको यहां पर जोड़ना पड़ेगा, फैक्ट लाइन, और उस फैक्ट लाइन में क्या होगा कि गांधी के एनसीएम के स्थगित करने के कारण, गांधी ने जब एनसीएम स्थगित किया था, समाप्त किया था, तो एसबी यानी सुभाष चंद्र बोस ने आलोचना किया था, क्रिटिसाइज किया था। यानी सुभाष चंद्र बोस ने इस बात की आलोचना की थी। अब इतने पॉइंट्स को हमने कवर किया, ये हुआ एक एस्पेक्ट्स और लिखने का, पढ़ने का एक तरीका हो गया, जिसमें पहला एस्पेक्ट्स हम लोग बात किया कि सुभाष चंद्र बोस उग्र राष्ट्रवादी, यहां पर हम लोगों ने उसका आधार बनाया। देन गांधी के संघर्ष, समझौता संघर्ष की रणनीति को हम लोगों ने बल दिया और उसको कैसे आगे दिखाया, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। यह हुआ दूसरा। अब गौर कीजिएगा, बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस, वो स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र क्रांति के पक्षधर थे। सशस्त्र मींस आर्म्ड यानी आर्म्स को लेकर वो जो है एक क्रांति करना चाहते थे, उसी चीज के वो पक्षधर थे, सपोर्टर थे। जबकि आप गौर कीजिएगा, इसी कारण से आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था, आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था। जबकि आप गौर कीजिएगा, गांधी जी का उद्देश्य था अहिंसा और सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हुए ब्रिटिश राज का किसी भी आधार पर, यानी कहने का मतलब है किसी भी विपत्ति का उपयोग करने में, यानी कहने का मतलब है किसी भी संदर्भ में सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते हुए जो है ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जाए, यही था गांधी का रणनीति। तो यहां पर अगला पड़ाव, अगले आयाम में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखते हैं कैसे लिखा जाएगा, इसको पॉइंट कैसे किया जाएगा। इसको हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में यूज करते हैं। अगर किन्हीं को बोर्ड पर नहीं दिख रहा होगा तो हमको मैसेज कीजिएगा, ऐसे 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा, बोर्ड पे दिखने लगेगा सारा, जो आपका है जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं वो सारे सॉल्व कर दिए जाएंगे और आपको कोई बहुत इश्यूज नहीं होंगे। तो कृपया करके बस जितने पॉइंट्स को हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं उसको लिखेंगे घर पर, और प्लान करके लिखेंगे, तरीके से लिखेंगे आंसर राइटिंग, और उसको जमा करने लाकर या फिर किसी भी तरीके से, तो उससे क्या पता चलेगा कि आपका राइटिंग स्किल जो है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि तैयारी को रेगुलर करते रहना चाहिए, कहीं पर जो है ब्रेक नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे, बोस स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, बोस स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कहते हैं, सशस्त्र क्रांति की बात करते हैं। यानी आर्म्स के आधार पर जो है वो बदलाव लाने की बात करते हैं। इसीलिए उन्होंने, अगला सपोर्ट लाइन होगा, इसीलिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजाद हिंद फौज का उन्होंने क्या किया, गठन किया, फॉर्मेशन किया। यानी आजाद हिंद फौज को उन्होंने इसीलिए एस्टैब्लिश किया। वे ब्रिटिश साम्राज्य पर, यानी ब्रिटिश साम्राज्य को, यानी कहने का मतलब है कि ब्रिटिश साम्राज्य जब ऐसा कुछ कंडीशंस में विपत्ति के दौर में होंगे तो उसको भगाने के पक्षधर थे। यानी जब ब्रिटिश सरकार जो है वर्ल्ड वार के स्थिति में जब थे और उनकी परिस्थिति खराब हो रही थी, तो वैसी परिस्थिति का सदुपयोग करते हुए जो सुभाष चंद्र बोस है वो क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार को वहां से भगाना चाहती है। अब वही सेकंड एस्पेक्ट्स में आते हैं, गांधी, ये थर्ड पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं। गांधी जो हैं
स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सेम लाइन क्या चीज पर बात करते हैं? तो आपको पता होगा दो उनके प्रमुख चीज थे, अहिंसा एवं सत्य। सत्य एवं अहिंसा। अहिंसा मतलब वो वायलेंस नहीं पसंद करते थे, अहिंसा नॉन वायलेंस पसंद करते थे। इसके अनुसरण करते हुए वो क्या करना चाह रहे थे? तो वो स्वतंत्रता का लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। यानी सत्य और अहिंसा के बल पर वो क्या करना चाह रहे थे? स्वतंत्रता को ये प्राप्त करना चाहते थे। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य के उनका मानना था कि नैतिक संदर्भ में लड़ाई होनी चाहिए, नैतिक आधार पर, एथिकल आधार पर जो है ये लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप गौर कीजिएगा, इसीलिए अगला पॉइंट में अगर आप बात कीजिएगा तो इन दोनों लिखने के बाद आपको सपोर्ट लाइन लिखना पड़ेगा, और सपोर्ट लाइन में आपके पास होगा आंसर राइटिंग में वो होगा वर्ल्ड वॉर सेकंड का कंडीशन लिखना पड़ेगा 1-2 लाइन में। जो आपका काम है आप फैक्ट्स को यहां पर लिख लेंगे। ये फैक्चुअल पार्ट है, इसको आपको फैक्ट्स को यहां पर सजा देना होगा। ये एस्पेक्ट्स जो है लिखा जाएगा 3rd पॉइंट में। 4th पॉइंट पर आते हैं आंसर राइटिंग का। अगले पॉइंट में आप गौर कीजिएगा तो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए, यानी औपनिवेशिक शासन मींस ब्रिटिश कॉलोनियल जो सिस्टम, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो शासन था, उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उससे मुक्त करने के लिए बोस जो हैं विदेशी सहायता प्राप्त करना चाहते थे। मींस औपनिवेशिक शासन, यहां पर देख लेंगे कॉलोनियल, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस क्या थे? विदेशी सरकारों से, विदेशी शासन से या विदेश से जो है सहायता लेने के पक्षधर थे। यानी विदेशी सहायता लेने के पक्षधर सुभाष चंद्र बोस विदेशी सहायता लेने के पक्षधर मीन्स सपोर्टर थे। बिल्कुल, यानी सुभाष चंद्र बोस का मानना है, बीच में लैग कर रहा है। अच्छा ठीक है, फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। बोस जो है स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सशस्त्र क्रांति जो है, यानी आर्म जो रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, और इसीलिए सशस्त्र क्रांति के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। और आजाद हिंद फौज के माध्यम से उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार पर जो है उसको चुनौती प्रस्तुत की। शायद याद होगा आप लोगों को, जब हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हैं तो बर्लिन रेडियो से जब उन्होंने शुरुआत किया था, बर्लिन रेडियो पर उन्होंने बोला था कि औपनिवेशिक सरकार को उन्होंने चुनौती दी थी, वहीं से उसको चैलेंज किया था और बिल्कुल भारतीयों को आह्वान किया था कि उनका सहयोग करें। तो इसी तरह से उन्होंने इस तरह की बात कही, मगर गांधी इसके जस्ट अपोजिट हैं। गांधी का मानना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो, नैतिक आधार होना चाहिए, और नैतिकता का मामला है एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के माध्यम से जो है क्या होना चाहिए? तो बदलाव लाना चाहिए एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोर्ट लाइन में आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम का कंडीशंस के बारे में कुछ बातें करनी होगी, फैक्ट्स पर बात करना होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने उस समय क्या किया और गांधी ने उस समय क्या किया, उस समय क्या बोल रहे हैं गांधी। तो स्वाभाविक है ये गांधी का विचार और सुभाष चंद्र बोस के विचार के संदर्भ में हम लोग बोल सकते हैं। अब आते हैं औपनिवेशिक शासन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस विदेशी सहायता, यानी विदेश से सहायता लेने के लिए वो सपोर्ट कर रहे थे। यानी विदेश से सहायता लेने के संदर्भ में, यानी विदेशी सहायता के माध्यम से क्या किया जाएगा? तो ब्रिटिश सरकार को भारत से खदेड़ दिया जाएगा, ऐसा उनका मानना था। क्लियर है? तो ये तो सुभाष चंद्र बोस का मानना था। तो आप गौर कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस का ये सपोर्ट लाइन तो आपको पता ही होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि औपनिवेशिक शोषण या कोई भी इस तरह की शोषण होती है तो शोषण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका क्या होना चाहिए? सहायता लिया जाना चाहिए, ताकि उनके माध्यम से बदलाव किया जा सके, यानी भगाया जा सके।
अब आते हैं वही सुभाष चंद्र बोस, इसीलिए आप गौर कीजिएगा जर्मनी, जापान और इटली की सहायता लेते हैं। तो फैक्ट्स लाइन यहीं पर है, जर्मनी सुभाष चंद्र बोस, जर्मनी मींस हिटलर भी थे वहां पर, जर्मनी, इटली और जापान की सहायता लेने की बात करते हैं और सहायता लेते हैं। तो जर्मनी, इटली, जापान की सहायता लेते हैं। और आपको पता ही है कि जापान में जब वो पहुंचे थे, आपको पता ही होगा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के बैठक करने में, तो आपको उस वक्त पता होगा कि जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने उस समय उनका स्वागत किया था, भरपूर स्वागत किया था। यह यहां पर देखा जा सकता है। अब यहां पर हम लोग दूसरे एस्पेक्ट्स में देखा जाए, गांधी क्या कहते हैं? स्वराज प्राप्ति के लिए विदेशी सहायता लेने के पक्षधर नहीं है। गांधी स्वराज प्राप्ति के लिए विदेशी सहायता पाने के पक्षधर नहीं थे, यानी विदेश से सहायता प्राप्त करने के लिए नहीं थे। क्लियर है? रूपाली, वर्ल्ड वार 2 कैसे एक्सप्लेन करें? वर्ल्ड वार 2 हमको नहीं एक्सप्लेन करना है। वर्ल्ड वार 2 के समय सुभाष चंद्र बोस का वर्ल्ड वार 2 के क्या स्टैंड था, तो आपको पता होना चाहिए। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार के इस विपत्ति के दौर में, इस प्रॉब्लम के दौर में हम लोगों को ब्रिटिश सरकार पर काउंटर करना चाहिए, अटैक करना चाहिए, ताकि क्या हो सके, ब्रिटिश सरकार हम लोगों को स्वतंत्र कर दे। ऐसा उनका मानना है। जबकि गांधी इसके बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो नैतिक आधार पर बदलाव लाना चाहते हैं, वो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बदलाव की बात करते हैं। तो इसी बात को आपको फैक्ट्स के आधार पे सपोर्ट करके लिखना होगा इसको। क्लियर है? खैर, हम लोग कह रहे हैं गांधी स्वराज प्राप्ति के लिए जो है वो विदेशी सहायता के, कहने का मतलब लेने के पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था स्वराज जो विषयक है वो अवधारणा आध्यात्मिक थी। उनका मानना है स्वराज विषयक यानी इससे सब रिलेटेड मामला, अवधारणा मीन्स कंसेप्ट क्या है? आध्यात्मिक है। यानी एक तरह से इनका मानना है गांधी का कि ये सब नैतिक चीजें हैं और इसको मानने के लिए ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए स्वराज को किसी बाह्य सहायता के, यानी बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के स्वराज को प्राप्ति करना चाहिए। इसीलिए गांधी का मानना है कि बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के, एक्सटर्नल या फॉरेन सपोर्ट का के क्या होना चाहिए? स्वराज की प्राप्ति होनी चाहिए। स्वराज की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा गांधी का मानना है। यानी बिना किसी सपोर्ट के बिल्कुल स्वराज की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा मानना है। यहां पर हो गया चौथा एस्पेक्ट। अब आते हैं पांचवें आधार पे बात क्या करते हैं, दोनों को हम लोग किस तरह से लेते हैं। तो इसको यहां तक देख लीजिए, कोई समस्या है तो फिर बात करेंगे हम लोग, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और थोड़ा बहुत आपको लैग कर रहा है या कुछ इश्यूज आ रहा है इंटरनेट का या कुछ भी, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आपको कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी और 1-2 दिन में ये वाला भी समस्या समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। मगर हाँ, रेगुलर जैसे पढ़ाई पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आयाम में हम लोग बात कर रहे हैं कि दोनों का विचारधारा किस प्रकार से डिफरेंट था। तो आप गौर कीजिएगा, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वराज संबंधी विषयक जो अवधारणा था उसमें अंतर था।
नेहरू की रिपोर्ट में जब डोमिनियन स्टेट्स की बात होती है, याद होगा पीटी में भी आपने पढ़ा होगा, नेहरू रिपोर्ट में जब डोमिनियन स्टेट्स की बात होती है तो गांधी उसका समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सहमत थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस जो हैं इससे असहमत थे। और गौर कीजिएगा, नेहरू रिपोर्ट के डोमिनियन स्टेट्स की जगह पर वो पूर्ण स्वराज की मांग को बुलंद करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग को आगे बढ़ाते हैं। शायद आपको याद होगा, बिल्कुल ओके, बिल्कुल। तो हम लोग कह रहे हैं कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जो है स्वराज विषयक अवधारणा में डिफरेंस रखते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये था कि सुभाष चंद्र बोस जब है उस समय जब नेहरू रिपोर्ट आया था तो नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर रहे थे, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट की एक विशेषता थी डोमिनियन स्टेट्स की बात करता है, और डोमिनियन स्टेट्स की जब बात करता है, अधिराज्य जिसको हिंदी में कहते हैं, तो अधिराज्य की बात करता है तो सुभाष चंद्र बोस इसका विरोध करते हैं नेहरू रिपोर्ट का, और बल्कि उस समय बोलते हैं पूर्ण स्वराज का डिमांड को बुलंद करते हैं, पूर्ण स्वराज। जबकि गांधी के बारे में अगर बात किया जाए तो गांधी जो है नेहरू रिपोर्ट के जो डोमिनियन स्टेट्स का है तो उस बात से वो सहमत थे। तो आप गौर कीजिएगा कि इसीलिए आप गौर कीजिएगा कि दोनों गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों की विचारधारा और दोनों की जो कार्य प्रणाली है बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलती है। और युवा नेताओं के, खास करके सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों के प्रयास के कारण ही गांधी ने स्वराज के बात को आगे बुलंद किया। और आपको पता होना चाहिए जो इन्हीं के प्रयास से क्या हुआ, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ यानी सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो उस समय पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया यानी पूर्ण स्वराज का उस समय लक्ष्य रखा गया। तो लिखते हैं कैसे, इसको पॉइंट नंबर 5 में हम लोग कवर करते हैं। तो गांधी, सबसे पहले गांधी के बारे में हमने क्या बोलना है, तो सबसे पहला लाइन क्या होना चाहिए, तो आप गौर कीजिएगा, गांधी जो है स्वराज विषयक अवधारणा पर, चूंकि यहीं से हम लिखे थे अगला पॉइंट, स्वराज विषयक अवधारणा, कॉन्सेप्ट पर सुभाष चंद्र बोस से बिल्कुल क्या थे, अलग थे। यानी ये जो अवधारणा है, स्वराज विषयक अवधारणा है, बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस के से सहमत नहीं थे। यानी सुभाष चंद्र का जो बिल्कुल दोनों एक दूसरे से भिन्न मत रखते हैं, बिल्कुल भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, डिफरेंसेस है, यानी दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखने को मिलता है, दोनों के बीच में भिन्नताएं देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अब एक पॉइंट ले लेते हैं, एग्जांपल है हमारा नेहरू रिपोर्ट। शायद आपको पता होगा नेहरू रिपोर्ट के समय में एक इसकी विशेषता थी डोमिनियन स्टेट्स, डोमिनियन स्टेट्स या अधिराज्य। क्लियर है? अब इसमें गांधी जो है सहमत थे इससे, क्लियर है, जबकि सुभाष चंद्र बोस जो हैं असहमत थे। और सुभाष चंद्र बोस का जो मत है इस समय वो पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। क्लियर है? इनके साथ साथ कुछ अन्य युवा नेताओं का भी समर्थन था, अन्य युवा नेता भी थे, और अन्य युवा नेता में हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भी पूर्ण स्वराज की मांग रखी। स्वाभाविक है, इसी कारण से जब सीडीएम हुआ तो इस समय इस दौरान पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया। इसका मतलब यह हुआ कि गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों जो हैं मतों में जो है दोनों की भिन्नता देखने को मिलती है, दोनों के मतों में काफी डिफरेंसेस देखने को मिलती है। एक बात करता है अधिराज्य की बात, डोमिनियन स्टेट्स की बात करता है, जबकि दूसरा जो है वो जो है डोमिनियन स्टेट्स की बात ना करके पूर्ण स्वराज की बात करता है। दोनों का अपना अपना एक तरीका है, दोनों का अपना अपना एक कार्य प्रणाली है।
जो आगे चल के सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने क्या कर दिया कि अन्य नेताओं पर दबाव डालकर, विशेषकर गांधी पर दबाव डालकर सीडीएम के दौरान जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य को रखवा दिया और दोनों की सहमति हो गई। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गांधी जो है साधन और साध्य की मींस जो भी चीज प्रयोग किया जाए और जिसका लक्ष्य जो रखा जाए, दोनों की पवित्रता की बात करते हैं। साधन और साध्य की पवित्रता की बात करते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट में आप ले लेंगे। साधन और साध्य की पवित्रता की बात करते हैं, यानी साधन और साध्य की पवित्रता की बात करते हैं। क्लियर? गांधी का यह मानना है कि अगर साधन पवित्र होगा तो जो प्राप्ति होगा वो भी अच्छा होगा, ऐसा उनका मानना है। गांधी का ऐसा मानना है। अब गौर कीजिएगा कि इसी कारण स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी ने नैतिक, एथिकल, एक आइडियोलॉजिकल जो विचार को सामने रखा, यानी नैतिक आदर्शवादी विचार के पक्षधर थे। इसीलिए गांधी जो है नैतिक आदर्शवादी विचार के पोषक माना जाए, या इस विचार के माध्यम से जो है वो क्या कर रहे थे, प्रेरित थे। इसी से कारण है उन्होंने पूरे जीवन काल जो है नेशनल मूवमेंट में इस तरह का योगदान दिया। इसी कारण से इस तरह की जब बात मानते हैं, और दूसरे तरफ के लोगों का मानना यह था कि नहीं, जो आदर्श है ही नहीं, जो नॉन एथिकल है, उसके लिए आदर्शवादी सिद्धांत का पालन क्यों किया जाए, पक्का है उसको यहां से भगाया जाए। साइड में होकर डिस्कस कीजिएगा सर, नोट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए आप। जब हम बोलते हैं तो थोड़ा फास्ट फास्ट आप भी लिखने का कोशिश कीजिए, बिल्कुल हम समय भी देंगे ना हो तो आपको। जब हम लोग, चूंकि लेक्चर जब होता है वो लेक्चर पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर लिखने वाला पॉइंट, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो उसको सुनने का कोशिश कीजिए पूरा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसका समय देंगे आपको, बोर्ड अभी मिटा नहीं रहे, ठीक है। तो इस तरह की बात को लेकर है थोड़ा आपस में वैचारिक मतभेद था, मगर इतने मतभेद होने के बावजूद एक कंक्लूजन पॉइंट की बात करते हैं। इसको आप बड़ा अच्छे से समझ के लिख सकते हैं। दोनों के मतभेद के बावजूद दोनों ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत को मुक्ति दिलाने में हमेशा से क्या रहे, मुक्ति दिलाना चाहते थे, और मुक्ति दिलाने में हमेशा जो है अग्रसर रहे, आगे बढ़े। बिल्कुल है। इसी कारण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन दोनों महान हस्तियों की, या दोनों महान जो विभूति थे, उनके राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य योगदान दिया, और इसी कारण से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य योगदान दिया इन लोगों ने। बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं, और इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लिखकर हमें दिखा सकते हैं, और अपने लैंग्वेज में आप लिखेंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे, मगर जितनी भी पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया उस पॉइंट्स को तो जरूर लिखेंगे, साथ में कुछ आप अपने पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो दोनों जो है साधन और साध्य की पवित्रता तो बोलते हैं, दोनों मानते हैं, मगर आप गौर कीजिएगा दोनों का अपना अपना अलग अलग अर्थ था। दोनों को अपने अपने अलग अलग अर्थों में, क्योंकि उनका मानना है कि साधन और साध्य की जो पवित्रता है वो उनके साथ किया जाता है जो उस तरह के नैतिक कार्यों को करते हैं, और शायद ब्रिटिश जो है वो बिल्कुल अनैतिक है, और अनैतिक के साथ में इस तरह का प्रयोग किया जाना वो सपोर्ट नहीं है, इसीलिए ऐसा कहा गया। कंक्लूजन फिर से सुन लीजिए। इन मतभेदों के बावजूद, यानी जो भी इनके बीच में मतभेद था, बावजूद दोनों का लक्ष्य ब्रिटिश औपनिवेशिक मींस कॉलोनियल दास्ता से मुक्ति, भारत को मुक्ति दिलाना चाहते थे। इसी कारण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की
इन दो महान हस्तियों ने राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना से स्वतंत्रता आंदोलन को बहुमूल्य योगदान दिया। फिर से हम बोल दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो लोग लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिएगा। इन मतभेदों के बावजूद दोनों का लक्ष्य ब्रिटिश औपनिवेशिक ब्रिटिश औपनिवेशिक दासता से भारत को मुक्ति दिलाना था। इसी कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन दोनों महान हस्तियों ने या विभूतियों ने राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना से स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य योगदान दिया। क्लियर है? तो इसको कोशिश कीजिएगा और एक होमवर्क भी रखिएगा इस तरह से, जो बी आर अम्बेडकर और गांधी के बीच रिलेटिव स्टडी प्रस्तुत करना है। क्वेश्चन आपका होगा बी आर अम्बेडकर और गांधी, यानी भीमराव अंबेडकर और गांधी, इसी तरह से दोनों के बारे में आपको लिखना होगा। और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, एक बार हम टॉपिक का क्वेश्चन बोल देते हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, दोनों अपना अपना नोट कर सकते हैं। जैसे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस और गांधी के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नताओं पर प्रकाश डालें। यानी सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नताओं पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में हाइलाइट्स द डिफरेंसेस इन द approach of Subhash Chandra Bose and Mahatma Gandhi in the struggle for freedom. In the struggle for freedom. इसी तरह का सेम प्रश्न में सिर्फ नाम चेंज करके बी आर अम्बेडकर के साथ भी आप लिखकर दिखा सकते हैं प्रश्न को। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए, तो अगला एक क्वेश्चन हम लोग आपको दिए थे, शायद एक बार क्वेश्चन एक लिख लेते हैं और इसी पर चर्चा थोड़ा सा करते हैं, जो यूपीएससी का ऑलरेडी क्वेश्चंस है और इस पर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पोस्ट कहां करेंगे? अगर आपको पोस्ट करना है तो व्हाट्सएप पे सेपरेट अपने नंबर वाले पे कीजिएगा, ग्रुप में नहीं करने की जरूरत है। आप सेपरेट अपने नंबर से व्हाट्सएप से अपना नाम लिख के कर दीजिएगा, 2-4 दिन के अंदर में आपको उसका मिल जाएगा। अगर आसपास में रहते हैं कोचिंग के, यानी अपने इंस्टीट्यूट के आसपास में रहते हैं, तो आप लिख कर लाके ऑफिस में सर को जमा कर दीजिएगा, हमारे पास मिल जाएगा और फिर आप नेक्स्ट बार आइएगा तो आपको चेक किया हुआ मिलेगा, लेते जाइएगा। ऐसा भी आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप आसपास में रहते हैं तो आके दे दीजिए, और नहीं आसपास में रहते हैं तो आप लिखकर भी सबमिट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं।
पानीपत का एक लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि समय कम बचा है तो हम लोग पानीपत पे ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग जवाहरलाल नेहरू पे चर्चा करते हैं। तो ना हो तो आज अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे जवाहरलाल नेहरू पे चर्चा, तो अगले क्लास में जवाहरलाल नेहरू पर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, उनके योगदान पर। और साथ ही साथ अगले क्लास में हम लोग जो है कुछ भगत सिंह और क्रांतिकारियों पर भी डिस्कस करेंगे। भगत सिंह के मामले पर जो उन्होंने क्रांतिकारी किए घटनाएं जो हैं उनके साथ जुड़ी हुई, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। कंट्रोवर्सी नहीं है, अप्रोचेस में डिफरेंस था दोनों का। कभी मत ध्यान रखिएगा कि कंट्रोवर्सी पर बात कीजिएगा, आप बात कीजिएगा अप्रोचेस पर। दोनों के जो विचारधारा में संघर्ष था, कभी कोई भी व्यक्ति के साथ में जो है वैचारिक संघर्ष था, ना कि कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा था। याद रखिएगा लिखते वक्त, कभी मत लिख दीजिएगा कि दोनों कोई लड़ाई वड़ाई कर रहे थे। तो आप लिखने में इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे और इस चीज का पालन करेंगे। तो वैचारिक है, कुछ आइडियोलॉजिकल है, कुछ थॉट्स है, कुछ अप्रोच में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है एक, थोड़ा क्वेश्चन पहले आप लोग जानते भी होंगे, यूपीएससी का प्रश्न है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। क्लियर है? साधन का मतलब जिस चीज का प्रयोग किया जा रहा है, और साध्य यानी जो भी प्राप्त करना। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था, सबको पता है। तो पहला एस्पेक्ट से क्वेश्चन का कि पानीपत का थर्ड लड़ाई जो है 1761 में लड़ा गया था। हम लोग को पता है पानीपत थर्ड जो हुआ था 1761 में लड़ा गया था। चाहे तो क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। यह क्या कारण है कि इतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी लड़ाई, क्या कारण है कि इतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी लड़ाई पानीपत में ही लड़ी गई? यानी साम्राज्य के संदर्भ में, चूंकि साम्राज्य प्रकंपी लड़ाई जो है वो पानीपत में ही लड़ी गई। इंग्लिश में इसको ध्यान रखेंगे, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1761, 1761। Why were so many empire shaking battles fought at पानीपत? मीन्स साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए, साम्राज्य को स्थापित करने के लिए कुछ इस तरह का संघर्ष जो है पानीपत में ही साम्राज्य को लेकर क्यों हुआ? पानीपत फर्स्ट के बारे में याद होगा तो आपको पता होगा बाबर। पानीपत सेकंड की बात किया जाए तो अकबर। पानीपत 3 की बात किया जाए तो मराठा पिछड़ गया, मराठा की शक्ति डाउनफॉल हो गया और अंग्रेजों ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया। तो इसीलिए आप गौर कीजिएगा ये क्या हुआ, क्या घटना है, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग को चर्चा क्या करना है? पानीपत की लड़ाई 1761 में हुई है, इसका इंपॉर्टेंस बात कर लेंगे थोड़ा सा फैक्ट को सजाकर। और देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पानीपत में ही लड़ाई अधिकांशतः क्यों लड़ी गई। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पॉइंट टू पॉइंट इस पर बात करेंगे। सबसे पहले लड़ाई किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठा एवं अहमद शाह। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ाई हुआ और मराठा हार गया, मराठा इसमें डिफीट हो गए। क्लियर है? यानी पानीपत की इस लड़ाई में मराठा जो है वो हार गए। अब मराठा के हारने से क्या हो गया कि जो कमजोर हो रहा था मुगल, जो डिक्लाइन हो रहा था मुगलों का, मगर मुगलों के उत्तराधिकारी मराठा नहीं है, यह सिद्ध कर दिया। कमजोर होते होते मुगलों का मराठा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता।
यानी कमजोर होता मुगल जो है, मुगल डिक्लाइन की ओर जा रहा है 1761 के आसपास में, और उसके जो गैपिंग है, जो शासन का जो गैपिंग है, उस गैपिंग को फिल जो है वो मराठा नहीं कर सकते हैं। यह इस लड़ाई ने साबित कर दिया, नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से आप गौर कीजिएगा, पानीपत का इतिहास में तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इतिहास में पानीपत की दोनों लड़ाइयां, चर्चा चाहे तो लिख सकते हैं अगर शॉर्ट क्वेश्चन होगा, जैसे यूपीएससी में शॉर्ट क्वेश्चन है तो नहीं लिखेंगे लंबा कि दोनों लड़ाई किसके किसके बीच हुआ, मगर हाँ इतिहास में पानीपत की दोनों जो लड़ाई हुई थी वो दोनों लड़ाई जो है निर्णायक युद्ध था, और निर्णायक करने का मतलब डिसाइड कर दिया कि भाई अगला शासक कौन होगा, साम्राज्य का अगला जो है शासक कौन होगा, यह इतिहास में हुआ। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन इंट्रोडक्शन है, यह निर्णय उन्होंने कर दिया, निर्णायक कर दिया। स्वाभाविक है, बार बार आ रहा है कि यह 3 लड़ाई जो है पानीपत में ही क्यों हुई, तो इस पानीपत का इंपॉर्टेंस पर अब हम लोग को सपोर्ट लाइन लिखना होगा। इंपॉर्टेंस क्यों, क्या है इंपॉर्टेंस, यानी आखिर 3 लड़ाइयां पानीपत में ही, और पानीपत ने ही निर्णय कर दिया, यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इसके सपोर्ट में कुछ लाइंस को हम लोग को लिखना पड़ेगा। सपोर्ट लाइन में हम लोग आते हैं, सबसे पहला क्या हो सकता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रत्येक जो आक्रमणकारी है, जो अटैकर है, जो बाहर से आया है, वो दिल्ली को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। क्यों, यानी जितने भी आक्रमणकारी हैं वो दिल्ली को कब्जे में करना चाहता था। क्यों भाई, आपको पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत से राजनीतिक सत्ता का केंद्र था दिल्ली, और दिल्ली पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के नियरेस्ट अबाउट में जो है पानीपत लोकेटेड था। यानी पानीपत का ज्योग्राफिकल कंडीशन, पानीपत का लोकेशन जो है वो दिल्ली के करीब है। क्योंकि दिल्ली जो है वो क्या था, केंद्र था, राजनीति का केंद्र था, पॉलिटिकल केंद्र था, और पॉलिटिकल केंद्र होने के कारण दिल्ली पर अटैक करना आसान था पानीपत से, और पानीपत के निकट में होना, इसकी भौगोलिक परिस्थिति इसके लिए जिम्मेदार है, यानी ज्योग्राफिकल कंडीशंस, वन ऑफ द रीजंस। सेकंड पॉइंट पर अगर आते हैं तो आप गौर कीजिएगा, इसीलिए दिल्ली जो है सल्तनत पीरियड से ही एक राजनीति का जो है वो केंद्र के तौर पर देख लेते हैं। दैट इज कॉल्ड, यहां पर हम लोग अगर पॉइंट को सपोर्ट करें, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल रीजंस। बिल्कुल। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, क्यों दिल्ली ही, यानी कहने को पानीपत ही क्यों। आप गौर कीजिएगा, दिल्ली के शासक उत्तर पश्चिम से आए हुए जितने भी आक्रमणकारी को पानीपत में ही रोक देना चाहते थे, क्योंकि पानीपत जो है इस और दिल्ली आने का एक प्रवेश द्वार माना जाता है। तो पानीपत, दूसरा पॉइंट में ध्यान रखिएगा, पानीपत उस जमाने में एक प्रवेश द्वार है दिल्ली आने का। स्वाभाविक है इस प्रवेश द्वार में ही रोक दिया जाए, उनको एंट्री पर ही रोक दिया जाए। तो इस रोकने के कारण जो है हर लड़ाई जो है पानीपत में ही हुआ, और पानीपत ने ही डिसाइड कर दिया कि देश का अगला जो है शासक कौन होगा। तीसरा पॉइंट, उत्तर में हिमालय और दक्षिण की तरफ समुद्र। तो अब गौर कीजिएगा, अगर हम लोग बात करें ऊपर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, तो एक ही रास्ता है इधर वाला, जिसको हम लोग कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट चूंकि खुला हुआ है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, तो नॉर्थ वेस्ट से यहां पर आना आसान था। और नॉर्थ वेस्ट से आने से फायदा यह होगा कि इनको आसानी से खाद्य सामग्री, खाना भी आसानी से मिल जाएगा। स्वाभाविक है, जब खाना पीना आसानी से मिल जाएगा तो लड़ाई लड़ना यहां पर उनके लिए सर्वसुलभ होगा, आसानी से हो सकता है।
तो ये एक रीजन माना जाता है कि उपजाऊ क्षेत्र से गुजरेंगे, क्योंकि पंजाब का एरिया पड़ता है और पंजाब का क्षेत्र जो है वो फर्टाइल है, उपजाऊ है, तो उपजाऊ क्षेत्र से उनको आसानी से खाद्यान्न समस्या, जो फूड की समस्या है, वो सारी यहां पर दूर हो सकती है। इसीलिए वो कहा इस और विजय प्राप्त करने के लिए इस रास्ते का प्रयोग किया। चौथा बिंदु में अगर आप गौर कीजिएगा तो इसी के आसपास से एक रोड था, पहले बनाया गया था, दैट इज कॉल्ड जीटी रोड, आसपास से ही। और ये जीटी रोड से पहले भी पता है अशोक के काल में जो है इस रास्ते का निर्माण किया गया था, अशोक के काल से ही शुरुआत था, जो बाद में शेरशाह सूरी ने बनाया और बाद में ऑकलैंड ने इसको जीटी रोड की संज्ञा दी। जीटी रोड जो है यहीं से गुजरती है, यानी कहने का मतलब है कि युद्ध क्षेत्र में कम्युनिकेशन करने में, आसानी से रसद को पहुंचाने में, रसद कहते हैं जो युद्ध में सामग्री खान पान का चीज जो है जो उनका होता है उसको पहुंचाने में सुविधा होती है, यहां से सुलभ था, क्योंकि कम्युनिकेशन आसानी से यहां पर था, कम्युनिकेट हो रहा था आसानी से, मींस कम्युनिकेशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन, ये सब जो है पानीपत के आसपास से लोकेट कर रहा था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट माना जाता है कि भाई यहां पर जो है इस क्षेत्र को ही क्या किया गया, युद्ध के लिए चुना गया, क्योंकि ये पानीपत जो है दिल्ली पहुंचने का एक, यानी पानीपत और दिल्ली जो है पहुंचने में आसानी है, चूंकि सर्व सुलभ था। इसके अलावा आप गौर कीजिएगा, एक और पॉइंट हो सकता है कि पानीपत का जो लोकेशन है जिसमें पॉपुलेशन काफी कम था कंपैरेटिव दिल्ली के आसपास, और दिल्ली के अगल बगल में भी था, तो दिल्ली पर वहां से आसान से आ भी सकते थे, आवागमन भी हो सकता था, और कम पॉपुलेशन होने के कारण पानीपत के क्षेत्र में ही लड़ाई लड़ा जाना आसान था। तो ध्यान रखिएगा, पानीपत में जो है आसानी से लड़ाई हो जाने के पीछे रीजन है वहां की कम पॉपुलेशन, वहां का जो है जनसंख्या कम होना, और जनसंख्या कम होने के कारण जो है पानीपत में ही लड़ाई हुई। तो द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो फॉर्ट किया गया 1761 में, उसको पहला पार्ट में लिख लीजिएगा। देन उसके बाद हम लोगों ने 4-5 पॉइंट पर चर्चा किया कि भाई पानीपत ही जो है इतिहास में निर्णायक क्यों रहा, इस पर लिखेंगे। तो एक छोटा सा प्रश्न है, 150 वर्ड का है, बना लेंगे आसानी से, आराम से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का मेरा क्लास समझ गए होंगे, और थोड़ा बहुत इश्यू हुआ होगा, 1-2 दिन में हम लोग जो है इस प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेंगे। कोई एनी क्वेश्चन?